नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परेड क्लासेस में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय उद्योग, या आप यूँ भी ले सकते हैं कि भारत के उद्योग, भारत के जो उद्योग है, कौन कौन से उद्योग है, इनमें हम कुछ महत्वपूर्ण उद्योग है उनकी चर्चा करेंगे। जैसे एक हम बात करेंगे लौह इस्पात उद्योग की, लौह इस्पात उद्योग की। फिर हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। एक हम बात करेंगे सीमेंट उद्योग की। एक हम बात करेंगे चीनी उद्योग की। तो इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण उद्योग है और यहाँ से हमारे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे हम पहले बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग की, कि लौह इस्पात उद्योग कैसे बना, क्या क्या यहाँ से इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके एक तरह से लौह इस्पात उद्योग से ही पूछ लिए जाते हैं। लौह इस्पात उद्योग, तो देखिए समझिए, लौह इस्पात जो उद्योग है ये किसी भी जो अर्थव्यवस्था है, या जो मतलब हम कोई भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसकी एक आधारशिला माना जाता है। ठीक है, ये कैसा उद्योग है, तो ये एक आपके आधारभूत उद्योग है, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास की आधारशिला है। क्योंकि आप जो भी मशीनें बनाएंगे तो कहीं से बनाएंगे, लोहे से बनाएंगे, तो लोहे होना उसके लिए ज़रूरी है। तो लौह मतलब इसको आप लिख सकते हो औद्योगिक विकास की आधारशिला। ये मोस्ट पर्सन है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। औद्योगिक विकास की आधारशिला। ठीक है, औद्योगिक विकास की आधारशिला किसको कहोगे? जिस पे सारा आधार टिका हुआ है, सारा बेस है, तो लौह इस्पात उद्योग। क्योंकि अगर लोहा ही नहीं है तो फिर हम कोई कार्य नहीं कर सकते, मशीनें कैसे बनाएंगे। दूसरा आप लिख सकते हो इसकी जो बात है, इस उद्योग का स्थानीयकरण है। स्थानीयकरण का मतलब है कि जिस क्षेत्र में कच्चा माल इसका मिलता है वहीं आसपास के क्षेत्र में क्या लगा दी जाती है, इसकी मशीनरी, या मतलब हम इस्पात संयंत्र लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाएं, और फिर ले जाने के बाद भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कच्चा माल जो इसका होता है तो वो ऐस के रूप में हमको ज़्यादा मात्रा में प्राप्त नहीं होता। लगभग ये मान लो कि 70% तक ही हम उसका ऐस किसे मतलब धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या वेस्टेज बहुत ज़्यादा निकलता है। तो जितना दूर हम इसको लेके जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे क्या आ जाएगा, परिवहन का खर्च भी आ जाएगा। तीसरी आप बात जानते हो कि जो लोहा होता है वो कैसा है, भारी है। तो भारी सामान को ले जाने के लिए क्या है कि एक साथ ज़्यादा सामान नहीं जा सकता वजन की वजह से, तो परिवहन पे भी क्या आएगा, जो खर्चा आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जहाँ इसका कच्चा माल हमको मिलता है हम उद्योगों को वहीं लगा देते हैं। तो ये जो लौह इस्पात उद्योग हमको ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है, आप एक बात ध्यान रखना कि ये हमको जो प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार वाला जो क्षेत्र है वहीं हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, यानी हमने जो जैसे पढ़े थे कि भारत के भौगोलिक प्रदेशों की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार, मैदानी भाग, तो मैदानी भागों इन क्षेत्रों में हमको उद्योग नहीं देखने को मिलता। लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार है जहाँ इसके कच्चा माल हमको उपलब्ध होता है वहीं हमको ये चीज़ें भी देखने को मिलती है, वहीं इसके संयंत्र हमको देखने को मिलते हैं। अगली बात आपको याद रखनी है कि कच्चे माल की प्राप्ति के स्थल के निकट, तो जो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसका आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा उद्योग है जिसका केंद्रीकरण है, या जिसको उद्योग कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान पे ही लगा दिया जाता है। तो कच्चे माल की प्राप्ति के निकट ही संयंत्र स्थापित, यानी जो कच्चा माल जहाँ हमको मिलता है वहीं के पास में हम क्या लगा देते हैं, इसका संयंत्र लगा देते हैं। तो ये बातें कुछ जो आपको बेसिक बातें जो आपको याद रखनी है। औद्योगिक विकास की आधारशिला माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार पे अधिकांश हमको देखने को मिलता है। क्यों मिलता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कच्चा माल हमको वहीं मिलता है और इसका परिवहन है वो क्या होता है, थोड़ा महंगा पड़ता है, तो वहीं लगा दिए जाते हैं उद्योग। कच्चे माल की प्राप्ति के निकट ही संयंत्र स्थापित कर दिया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनकी हम चर्चा करते हैं। एक ये ध्यान रखना, अगार्य जाति, अगर आपसे कभी पूछ ले कि प्राचीन भारत में ऐसी कौन सी जाति थी जो लोहों को गलाने का, ठीक है, लोह गलाने का और पिघलाने का या ढालने का, लोह गलाने का, पिघलाने का, या मतलब वस्तुएं बनाते हैं तो ढालने का कार्य करती थी, तो उस जाति का नाम बताओ जो प्राचीन काल में लोहों को गलाने का, पिघलाने का और ढालने का कार्य करती थी। उस जाति को क्या कहा जाता था, तो ध्यान रखना, अगारिया जाति। तो
तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं, तो आपने क्या पढ़ा, ए से अगारिया, क्या बताया मैंने आपको, ए से अगारिया बताया ना, ए से अगारिया जाति। इसी ए से याद रख लेना, ए से याद रख लेना अर्काट। अर्काट, ये अर्काट कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है। हुआ क्या था ये अर्काट में, तो अर्काट में ही ए से याद रख लेना असफल। अब असफल का मतलब है कि असफल, यहाँ जो हमने इस्पात संयंत्र लगाया था, इस्पात संयंत्र, लोहे का जो प्रथम इस्पात संयंत्र लगा था वो कहाँ लगा था, तो वो अर्काट में लगा था, लेकिन वो क्या रहा था, वो असफल रहा था, ठीक है। तो फिर सफल संयंत्र कहाँ लगा, तो उसकी हम चर्चा करते हैं कि जो सफल संयंत्र है वो आपके लगाया गया कुल्टी में। जो सफल संयंत्र था, जो सफल रहा वो कहाँ लगाया गया, तो जो सफल हुआ वो लगाया गया कुल्टी में। और ये जो कुल्टी है, तो यहाँ से हमको कौन सा लोहा प्राप्त होता था, या ये जो संयंत्र था यहाँ से हमको ढलवा लोहा, ठीक है। ये जो संयंत्र लगाया गया था ये किसके क्षेत्र में माहिर था, तो ढलवा लोहा, क्योंकि एक लोहा होता है ढलवा, एक होता है पिटवा, तो ढलवा लोहा यहाँ से हम प्राप्त कर रहे थे। तो देखो इसी शब्द से याद रखना, ए से अगारिया जाति लोहे का काम करती थी, ए से अर्काट में लगाया गया था, और जो अर्काट में लगाया गया था वो क्या हो गया था, अ से असफल हो गया था। फिर असफल हो गया तो सफलता के लिए हमने क्या करा, कुल्टी, ठीक है। ये तो उल्टा पड़ गया, तो उल्टा से याद रखना कुल्टी, ठीक है। तो उल्टी और कुल्टी ऐसे याद रख लो, उल्टी पड़ गई तो उल्टी यानी उल्टा, और कुल्टी तो कुल्टी यानी ढलवा लोहे का कारखाना। फिर इसकी हम बात करते हैं, ये तो बेसिक प्रश्न है, बाई चांस पूछ ले आपसे, अन्यथा जो अब क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके रीड को देखते हुए उनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखो आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक जो इस्पात उद्योग है उसकी शुरुआत किसने की और कहाँ से की। तो ध्यान रखना, आधुनिक इस्पात उद्योग की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने, आप जानते हो टाटा का नाम है लोहे के मामले में, लोहे इस्पात संयंत्र में आधुनिक इस्पात उद्योग की शुरुआत जमशेद जी टाटा ने सांकची से, ठीक है। ये एक जगह का नाम है आपके सांकची, और ये सांकची कहाँ है, तो ये सांकची कहते थे, वर्तमान में इसको जमशेदपुरी कहते हैं, जमशेदपुर, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, सांकची को पहले सांकची कहा जाता था, अब जमशेदपुरी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे इन्होंने स्थापना कर दी टिस्को की, किसकी स्थापना कर दी, टिस्को की। तो ये आपको याद रखना है, टिस्को। आपसे पूछा जाएगा टिस्को की स्थापना किसने की, तो जमशेदजी टाटा ने की। कब की, तो ये भी आपको बता देते हैं कि कब की, तो ध्यान रखना, ये की थी इन्होंने 1907 में। तो देखो 7 से सांकची और 7 से 7, 7 से सांकची और 7 से 7 याद रखना, ठीक है। और 7 किसने निभाया, तो जो टाटा करने वाले ने, ठीक है, तो टाटा जी ने। अब आपसे और क्या पूछ लिया जाएगा, तो उसकी हम और कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमको 2-3 प्रश्न और बन सकते हैं। जैसे आपसे टिस्को, टिस्को की फुल फॉर्म दे देगा आपको कि टिस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद रखना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, स्टील कंपनी, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये टिस्को की फुल फॉर्म है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। इसी तरह से एक और बना जिसका नाम है इसको, तो आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है टिस्को, इसको, मिस्को, ये क्या है, तो ध्यान रखना ये लोहे इस्पात संयंत्र के नाम है, इसको, ठीक है। इसको क्या हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आई से इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। ये दोनों निजी क्षेत्र की कंपनियां थी। कैसी कंपनियां हैं, तो ध्यान रखना ये कैसी कंपनियां हैं, ये है आपके निजी क्षेत्र की कंपनी टिस्को, और इसको ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो पहली कंपनी लगी, सार्वजनिक जो कंपनी लगाई, सरकार ने जो कंपनी लगाई वो आपके लगाई, क्या कहते हैं,
1923 में, ठीक है, वो लगाई थी 1923 में। और ये कंपनी आपके लगाई थी भद्रावती में, ठीक है, ये लगाई आपके भद्रावती में प्रथम कारखाना लगा। और ये ध्यान रखना मिस्को, ठीक है। तो एक पर्सन तो आपके ये भी बन सकता है कि इनकी फुल फॉर्म्स को लेके आपको चर्चा आ जाए, टिस्को की फुल फॉर्म क्या है, इसको की क्या है, या फिर आपसे पूछ ले सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम कंपनी कौन सी है। तो ध्यान रखना 1923 में लगाई मिस्को के द्वारा भद्रावती। और ये जो मिस्को वाली है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं विश्वस्तरीय आयरन एंड स्टील कंपनी। इसी को हम क्या कहते हैं, भद्रावती में जो लगी इसको हम कहते हैं विश्वस्तरीय, ठीक है, आयरन एंड स्टील कंपनी। तो विश्वस्तरीय जैसे हम कहते हैं ना सार्वजनिक, ये तो सभी जनों की है, तो वैसे विश्व भी तो सभी जनों का है। तो सार्वजनिक से विश्व को दिमाग में कनेक्ट कर देना कि सार्वजनिक यानी सभी जनों की और विश्व यानी सभी जनों का, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको दिमाग में रहेगी। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, टिस्को, इसको, मिस्को ये किस संयंत्र से संबंधित है या किस धातु से संबंधित है। तो ध्यान रखना लोह धातु से, वहाँ लोहा, तांबा इस तरह से करके आपको दे दे, सीमेंट कंपनियाँ हैं। तो ये ध्यान रखना टिस्को, इसको और मिस्को ये सब क्या है, ये सब आयरन की कंपनियां हैं। और अब देखो सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल बनेगा वो बनेगा आपके यहाँ पे, और उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो आपके जो पूछ लिया जाएगा और जो बहुत बार पूछा है, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है मोस्ट, वो ये हो सकता है इनमें से वो आपको कोई एक नाम दे दे। यहाँ प्रश्न बन जाता है कि भिलाई किस राज्य में स्थित है, तो आपको राज्य भी दे सकता है। दूसरा ज़्यादातर जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि भिलाई जो उद्योग है वो किस देश की सहायता से स्थापित हुआ। तो एक तरफ तो मैंने इकाइयाँ लिख दी है, एक तरफ राज्य लिख दिए और एक तरफ सहयोगी देश लिख दिए। तो आपसे इनमें से कुछ भी पूछ लेता है और वो क्या चारों में एक जैसे ऑप्शन देता है, तो जब हम पढ़ के जाते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ट्रिक कैसे समझाने वाला हूँ तो जिससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो वैसे आप देख रहे हो कि भिलाई कहाँ है, हमारे छत्तीसगढ़ में, और ये लगा था रूस या सोवियत संघ की सहायता से। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से लगा था, राउरकेला उड़ीसा में और जर्मनी के सहयोग से लगा था, और बोकारो झारखंड में जो रूस के सहयोग से लगा था। अब हम इसको कैसे याद रखें, तो देखो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझिए। देखो ऐसे याद रखना, जैसे यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको भला, ठीक है। तो हम सबका भला चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन पड़ जाती है कि हमको कभी किसी बात पे गुस्सा भी आ जाता है, कोई हमारी बात नहीं मान रहा होता। तो उस टाइम हम क्या कहते हैं कि लाई लगाओ उसके, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं और कुछ नहीं है। तो देखो लाई का मतलब आप जानते हो, लाई यानी आग लगाओ उसके, ठीक है, उसकी बात करे ही मत मेरे से। तो लाई लगा, तो ऐसे शब्द हम कब करते हैं, जब हम किसी से क्या हो जाते हैं, 36 का आंकड़ा हो जाता है। तो 36 से आपको याद आ जाएगा छत्तीसगढ़। और 36 का आंकड़ा क्यों हो गया, क्योंकि हम उससे क्या हो गए, रूस गए, ठीक है, रूस गए यानी हम उस पर क्रोधित हो गए, रूस गए। तो रूस याद रखना, क्योंकि रूस किसका देश है, सोवियत संघ का। तो रूस से आप याद रखना से सोवियत संघ, ठीक है, से ही क्या बन जाएगा, सोवियत संघ। तो वो रूस भी दे देता है और कभी कभी सोवियत संघ भी दे देता है, दोनों नहीं देगा। तो आप ध्यान रखना सोवियत संघ के सहयोग से। फिर है दुर्गापुरा। तो देखो दुर्गापुर जो लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ आप इस पे से भी याद रख सकते हो कि पे से पश्चिम बंगाल, ठीक है, या वैसे भी आप याद रख सकते हो कि दुर्गा की पूजा कब करते हैं हम, दुर्गापुर की जगह दुर्गा पूजा याद रखो। दुर्गा पूजा कहाँ होती है, तो आपको याद आ जाएगा पश्चिम बंगाल में, खूब बंगाली लोग खूब पूजा करते हैं दुर्गा की। फिर पश्चिम बंगाल आ गया, तो बंगाल से ही आपको याद आ जाएगा ब्रिटेन, क्योंकि जो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड वाले थे उन्होंने बंगाल में मतलब बंगाल विभाजन किया था ना, तो उससे भी आपको याद आ जाएगा। फिर है राउरकेला। तो राउरकेला कहाँ है, तो यहाँ ऊ से याद रखना, ऊ से उड़ीसा याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, हमको तो देखना है, देख के मिलान करना है। बताओ कितना सरल प्रश्न है, और एग्जामिनर भी जानता है, जब मैं जानता हूँ तो एग्जामिनर भी जानता है कि इतना सरल प्रश्न है, ऐसे आसानी से याद रखा जा सकता है। और जब रखा जा सकता है तो बच्चों को दे देता है, बहुत बार देता है, और अक्सर बच्चे यहाँ पे फिर गलती करके आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे याद रखें वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैसे याद रखना। ऊ से उड़ीसा हो गया, कर दोगे। फिर देखो इसके बाद में राउरकेला, तो ऊ से उड़ीसा, फिर केला लेके क्या हो गया, उड़ गया। और केले हमने कहीं से खरीदे थे, तो आप जानते हो जो केले वो 30 रुपये दर्जन है, तो पैसों से आते भाई, मनी से आते, ठीक है। तो जर्मनी हो जाएगा। तो ये फिर है बोकारो।
तो अब एक को आप रट्टा लगा लेना, 3 की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। बोकारो में भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो रे, इस रे से रूस कर देना, और बोकारो, या फिर आप कह दो कि क्या कहते हैं बोरो, तो आप इसको झारखंड याद रख लेना, ठीक है। तो बोकारो कहाँ है? झारखंड में। तो ये इतनों की मैं ट्रिक बता चुका हूँ। अब एक और विशेष पर्सन यहाँ बन जाता है, जो जिसको आप ध्यान में रखना। वो क्या बन जाता है? वो ये बन जाता है कि ये जो तीनों उद्योग है, भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला, इन तीनों की जो स्थापना हुई थी, ये तीनों स्थापित हुए थे आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसमें स्टार्ट हुए थे। और जबकि ये वाला जो उद्योग है बोकारो वाला, ये हमारे हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगर वहाँ फोर्थ पंचवर्षीय योजना ऑप्शन में नहीं हो और थर्ड दे रखी हो तो फिर आप तीसरी भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई जगह तीसरी पंचवर्षीय योजना में बता रखा है, लेकिन वैसे चौथी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1971 के समथिंग, और इसने काम करना भी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही प्रारंभ किया था। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है कि भिलाई कहाँ है हमारे, तो लाई लग गई, गुस्सा आ गया, रूस आ गया, रूस गए हम, तो रूस। 36 का आंकड़ा हो गया। दुर्गा पूजा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में, तो ब्रिटेन। राउर, ऊ से उड़ीसा। केले क्या होते हैं? मनी से ख़रीदते हैं हम, तो मनी हो गया। और बोकारो, तो बोकारो में रेत से रूस, और बोकारो, ठीक है। जो बुरी कार है उसको कहाँ खड़ी करो? झाड़ में खड़ी करो, या झारखंड, ठीक है। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हो। देखो, आपको ध्यान रखना है, एक बात और पूछी जा सकती है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में, एक तो हमने पढ़ा बोकारो वाला, उसके अलावा कौन कौन से कारखाने खोले गए, तो ये मना ये 3 कारखाने आपको दे देगा। एक और जैसे कुल्टी का, ठीक है, तो ये साक्षी का कोई भी कारखाना या लिख दे। अब अगर आप नहीं पढ़ के गए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ये 3 कारखाने और खोले गए थे। एक तो खोला गया था सेलम खोला गया था तमिलनाडु में, ठीक है। तो सलमान से मिल, ऐसे याद रखो, तो आपको याद रह जाएगा सेलम की जगह सलमान से मिल, तो मिल यानी तमिल। विजयनगर, तो विजयनगर आप जानते हो कि विजयनगर क्या है? विजय कहाँ होती है? नाटक में, तो कर्नाटक। और विशाखापट्टनम का है? तो आंध्र प्रदेश में। और ये जो विशाखापट्टनम खोला गया है कारखाना, और विशाखापट्टनम आप जानते हो बंदरगाह भी है। और इसी विशाखापट्टनम से एक प्रश्न आ जाता है कि हमारे भारत का जो लौह इस्पात है उसको जापान को जो निर्यात किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जापान के पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन जापान के पास क्या लोहा नहीं है, ठीक है। वहाँ लोहा बहुत कम मात्रा में मिलता है, ये मान लो मिलता ही नहीं है, तो वो भारत के ऊपर डिपेंड है। तब जाके वो भारत को टेक्नोलॉजी देता है, तब जाके जो कहते हैं हम समझौता होता है उसमें वो हमको टेक्नोलॉजी देता है, और हम उसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, लोहा उपलब्ध कराते हैं। अन्यथा वो हमको अपनी टेक्निक नहीं दे, ठीक है। तो वो अपनी टेक्निक देता है, क्योंकि बिना लोहे के टेक्निक भी कोई काम की नहीं है। तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, ये भी याद रखना कि विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है या जो ये कारखाना है, यहाँ से जापान को क्या जाता है? लोहा निर्यात किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग या लोहा निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप याद रखना। बाई चांस कठिन प्रश्न बनेगा तो आपको यहाँ पूछ लिया जाएगा। आगे हम और 1-2 बात कर लेते हैं। 1974 में 1974 में सेल, ठीक है, सेल का मतलब क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो आपसे एक तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की जो लौह इस्पात उद्योग की जो जिम्मेदारी है, ये जो इसका जो संयंत्र है वो कौन सी कंपनी देखरेख करती है? तो ध्यान रखना सेल, ठीक है। अधिकांश जितने भी इकाइयाँ है उसके ऊपर इसी का नियंत्रण है, सेल। और कब स्थापित की गई? 1974 में। तो ये बातें जो आपको यहाँ से इसमें ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से हम ये लोह इस्पात के इम्पोर्टेंट बातें हमने की है। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको जो भिलाई वगैरह के जो उद्योग बताए, तो उनको आप ट्रिक से ध्यान रखना, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न हमसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं दूसरे उद्योग की। आगे हम बात करें एल्युमिनियम उद्योग की। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा धातु उद्योग। तो दूसरा, प्रथम कौन सा है? तो धातु की बात करें तो जो लोहो धातु की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो लोहो धातु का जो प्रथम बड़ा उद्योग है वो तो ये आपका धातु उद्योग है, लोह इस्पात उद्योग। और दूसरा आ जाए कि दूसरा धातु उद्योग कौन सा सबसे बड़ा, तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम, ठीक है। और इसका जो एस्क होता है वो क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना इसके एस्क को कहते हैं बॉक्साइट। कभी कभी ये भी पूछ लेते,
वैसे पूछने के चांस कम है, लेकिन पूछ लिया जाता है कि एल्युमिनियम किस एक से प्राप्त होता है, तो बॉक्साइट एज से एल्युमिनियम की हमको प्राप्ति होती है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ ऐसे याद रख लो कि ए से एल्युमिनियम और बी से बॉक्साइड, तो ए बी याद रख लो, ए से एल्युमिनियम बी से बॉक्साइड, ऐसे याद रह जाएगा। शुरुआत कब हुई थी, तो 1937 में जेके नगर पश्चिम बंगाल से इसकी जो वास्तविक शुरुआत है, सही शुरुआत है, वो यहाँ से हुई थी। फिर इसकी भी कुछ कंपनियों के नाम है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये कुछ आपकी कंपनियों के नाम दे देगा डायरेक्ट, तो आपसे यूँ भी पूछ सकता है, जिससे आपके एक प्रश्न बन सकता है कि इंडेल, माल्को, नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को, तो सब में देखो लगभग एक जैसे वर्ड मिल रहे हैं, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि माना यहाँ पे टिस्को दे दे, तो टिस्को कैसी कंपनी है, वो है लोह इस्पात की। और अगर पर्सन ऐसे आ जाए माल्को, नाल्को, बाल्को, है ना, ऐसे नाम आपको दे देगा कि ये किस उद्योग से संबंधित है। अब आपने पढ़ रखे तो आप बता दोगे कि ये किससे, ये ऐसे एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित है। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखना। अगर इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इंडेल क्या है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है। माल्को क्या है, तो माल्को में मद्रास एल्युमिनियम कंपनी है। नाल्को क्या है, तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है। बाल्को क्या है, ठीक है, तो बाल्को आपके भारत एल्युमिनियम कंपनी है। और हिंडाल्को क्या है, तो हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है। तो आप कैसे याद रखोगे, आप सीधा से ये ध्यान रखना कि ये जो AL है, इस AL का मतलब है एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये हो गया मद्रास, ये हो गया एल्युमिनियम। तो जहाँ भी आपको AL दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये हमारे जो कंपनी है, किस तरह की कंपनी है, ये हमारे एल्युमिनियम की कंपनी है। तो आप इस तरह से ध्यान रखना कि AL यानी एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम वाली कंपनी को हम AL लगेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि वहाँ आपको यहाँ पे जैसे कोई नाम मिसमैच करता वही दे दे, टिस्को, इसको, या और जो हमने पढ़े थे तो मिस्को, तो माना मिस्को में कहीं ना कहीं आपको दे दे। तो इस तरह से आप ये चीज़ ध्यान में रखना। और एक महत्वपूर्ण बात है जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो विशाखापट्टनम से हमने देखा था, तो विशाखापट्टनम से यहाँ से दोबारा एक प्रश्न बनता है, वो भी आप याद रखना, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम की हम बात करें तो विशाखापट्टनम से जो लोहा भेजा जाता है वो तो भेजा जाता है जापान को, लेकिन प्रश्न आ जाए कि विशाखापट्टनम से एल्युमिनियम कहाँ भेजा जाता है, तो जो एल्युमिनियम का जो निर्यात किया जाता है वो आपके किया जाता है अमेरिका को। ठीक है, यूरोप है अमेरिका को, यूरोप और अमेरिका को। तो बंदरगाह वही है विशाखापट्टनम का, विशाखापट्टनम का क्या है, बंदरगाह। तो प्रश्न पूछ ले लोहे का निर्यात किस देश को करते हैं, तब तो हम करेंगे जापान। लेकिन प्रश्न आ जाए एल्युमिनियम का निर्यात किसको किया जाता है, तो यूरोप और अमेरिका को। और बंदरगाह देगा विशाखापट्टनम बंदरगाह से, तभी हम कहेंगे कि एल्युमिनियम जाता है यूरोप और अमेरिका को। और एक हम बात कर लेते हैं कि इस जो है एल्युमिनियम की, इसकी जो कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, वो कहाँ पे स्थापित है, तो वो आप ध्यान रखना कोरबा में। और कोरबा कहाँ है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक कंपनी। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है एल्युमिनियम की, वो कहाँ है, कोरबा में स्थापित है। तो ये कुछ बातें जो आपको ऐसे ध्यान रखनी। इनमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दूसरा बड़ा उद्योग है। फिर उसके बाद में हम बात कर लें तो जो बॉक्साइट के शुद्धिकरण या बॉक्साइट ऐसे प्राप्त होता है। फिर एक ये विशाखापट्टनम वाला याद रखना। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा तो इंडेल, माल्को, बाल्को, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सारे मोस्ट प्रश्न हमने इसमें देख लिए। और आगे हम नेक्स्ट की बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। आगे देखो तीसरा महत्वपूर्ण उद्योग है हमारे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग को भी हम कहते हैं आधारभूत उद्योग, क्योंकि आप जानते हो कि हम कोई मतलब कारखाना बनाएंगे तो कारखाना बनाने के लिए पहले सीमेंट तो चाहिए। तो किसी भी उद्योग को बनाने के लिए पहले हमको क्या बनाना है, जैसे मकान या कुछ भी बनाना है ना, दुकान बनानी है या कोई शोरूम बनाना है, तो हमको क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए होती है। तो इसलिए इसको आधारभूत उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसका महत्वपूर्ण अंग है सीमेंट। फिर याद रखना ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, ये पूछ लेते हैं कि जो इसका कच्चा माल है, तो कच्चे माल से संबंधित भी प्रश्न आ जाता है कि सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल क्या चाहिए होता है हमको। तो ध्यान रखना, एक तो हमको चूना पत्थर चाहिए होता है, इससे भी सीमेंट बनती है। एक हमको जिप्सम चाहिए होता है, जिप्सम जहाँ मिलती है वहाँ पे भी हम सीमेंट के कारखाने लगा सकते हैं।
तो ये तो हो गया इसका कच्चा माल। और इनके साथ साथ और हमको क्या चाहिए होता है, तो कोयले की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। फिर है आविष्कार। आविष्कार की बात कर लेंगे। सीमेंट का वैसे ऐसा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, एसएससी वगैरह में पूछ लेते हैं ऐसा प्रश्न कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो पोर्टलैंड में एक व्यक्ति था जोसेफ नाम का, उसने इस सीमेंट का क्या किया था, आविष्कार किया था। फिर भारत में इसका जो आधुनिक स्वरूप का, तो आधुनिक पद्धति से या न्यू टेक्निक के हिसाब से जो कारखाना लगा वो कहाँ लगा, तो याद रखना चेन्नई में। चेन्नई में लगा था प्रथम कारखाना। और वहाँ पे क्या किया जाता था, वहाँ पे जो सीपियाँ होती है, समुद्र से जो सीपियाँ आती थी, उन सीपियों से क्या बनाई जाती थी, सीमेंट बनाई जाती थी। तो ये कुछ बातें जो आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। अब आप कहोगे सर ये याद नहीं रहेगा, तो देखो इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ऐसे याद रखना, सीमेंट है और सीमेंट से हम क्या बनाते हैं, नई नई इमारतें बनाते हैं, ठीक है। तो देखो नई और नई मकान बनाते हैं या इमारतें बनाते हैं, तो नई आ रहा है ना यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, चेन्नई, ठीक है। ये शब्द पे ध्यान देना। यहाँ पे हम सीमेंट से क्या बनाते हैं, नई 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 इमारतें बनाते हैं, तो नई नई याद रखो। और यहाँ पे क्या आ रहा है, नई, चेन्नई। तो वहाँ जब 4 ऑप्शन में आपको लिखा हुआ मिलेगा मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, तो नई याद रखना। नई से आपको याद आ जाएगा चेन्नई, ठीक है। तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, बिल्कुल 100% सही जाएगा। तो ये चीज़ें, इसके बाद में हम और कुछ बातें कर लेते हैं। तो आगे देखो, आगे 3 महत्वपूर्ण संयंत्र स्थापित किए गए सीमेंट के। वो कहाँ कहाँ पे स्थापित किए गए, तो एक तो आपके राजस्थान में स्थापित किया गया था। सबसे पहले वो किया गया था लाखेरी में, ठीक है। तो लाखेरी भी दे सकता है और बूंदी भी दे सकता है। तो लाखेरी का है, बूंदी में। और यहाँ किस कंपनी ने स्थापित किया, तो यहाँ पे जो स्थापना करने वाली कंपनी थी उसका नाम था क्लिक निक्सन कंपनी। दूसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सतना में स्थापित किया था, और सतना में किसने किया था, खटाऊ कंपनी ने, ठीक है। तो जो व्यक्ति हमको सता रहा है, तो सतना, तो खटक रहा है वो, तो सतना और खटाऊ, तो खटाऊ कंपनी याद आ जाएगा आपको। गुजरात, गुजरात में आप पोरबंदर नामक स्थान है, वहाँ पे टाटा एंड सन्स कंपनी, ठीक है। तो यहाँ आप याद रखना बंदर, तो बंदर, ठीक है, पोरबंदर। और पोरबंदर में कौन से, तो टाटा एंड सन्स कंपनी थी जिसने ये चीज़ स्थापित की थी। आगे हम बात कर लेते हैं राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के केंद्र। वैसे राजस्थान का जब हम पढ़ेंगे उद्योग, तो वहाँ पे भी इनकी चर्चा करेंगे। फिर भी यहाँ अगर बात आई है तो हम कर ही लेते हैं। तो राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र है वो है लाखेरी, जहाँ सबसे पहले बूंदी के अंदर, फिर है निम्हाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और ब्यावर। इनमें भी आप चित्तौड़गढ़ को ध्यान रखना, क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ है यहाँ पे 6 संयंत्र लगे हुए, और इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, सीमेंट नगरी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सीमेंट नगरी। अगर आपसे पूछ ले सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है, तो याद रखना चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, ठीक है। सीमेंट को तोड़ना क्या होता है, थोड़ा सा तोड़ना, तो सीमेंट और तोड़ना, तो तोड़ से चित्तौड़ याद आ जाना चाहिए आपको। इस तरह से आप इनको याद रखना। इसके अलावा सीमेंट पे जो सबसे बड़ा जो कारखाना है वो आपके लगा हुआ है जामुल के अंदर, और ये कहाँ है, तो ये आपके एमपी में। तो ये भी आप ध्यान कर लेना कि जामुल, जामुल एमपी, मध्य प्रदेश में सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है या संयंत्र, सबसे बड़ा संयंत्र लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बातें जो आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे एक याद रखना कि सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ है, सफ़ेद सीमेंट, क्योंकि सीमेंट काली के साथ साथ सफ़ेद भी आती है। और जो सफ़ेद सीमेंट का जो उत्पादन होता है वो आपके होता है गोटन में, और गोटन कहाँ है, तो इस ने से याद रखना नागौर में, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार डायरेक्ट ही पूछा हुआ है कि सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पाया गया है या कहाँ लगा हुआ है, तो गोटन में, ठीक है। सफ़ेद सीमेंट कैसी होती है, तो गोटन में लगा हुआ है, और गोटन ने से नागौर, ने से नागौर याद आप रखना। आगे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग की। तो सूती वस्त्र उद्योग का सबसे पहले तो आप जानते हो कच्चा माल क्या होता है, तो कच्चा माल कपास होता है, कपास के धागों से मतलब इसका सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। फिर है सर्वाधिक विकेंद्रीकृत उद्योग। विकेंद्रीकृत का मतलब है फैला हुआ उद्योग, ठीक है। जैसे हमने लोहे के बारे में पढ़ा कि जहाँ पे कच्चा माल मिलेगा वहीं पे वो उद्योग लगेगा, लेकिन सूती वस्त्र में ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि कपास को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना आसान भी होता है। तो सर्वाधिक विकेंद्रीकृत यानी पूरे भारत में इसके हमको क्षेत्र देखने को मिलते हैं। फिर है सर्वाधिक रोजगार परक उद्योग, यानी ये ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता लगी हुई है, क्योंकि ये कृषि पर आधारित उद्योग भी है, ठीक है। वो हमने पढ़े थे वो धातु उद्योग थे, जबकि ये कैसा है, तो ये कृषि पर आधारित उद्योग है। फिर सबसे प्राचीन उद्योग, अगर हम उद्योगों की बात करें तो वस्त्र निर्माण उद्योग, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले, जैसे हम कहते हैं रोटी
फिर कपड़ा, तो कपड़ा यानी सूती वस्त्र उद्योग, तो कपड़े के बारे में विचार किया, तो सबसे प्राचीन उद्योग है ये। फिर है ट्रेवेनियर, ये एक मुगल काल का एक यात्री था, ठीक है। तो इसका कथन है एक, वो आपको याद रखना है क्योंकि ये अगर कभी पूछ ले बाई चांस तो याद रखना है कि ढाका का मलमल, यानी यहाँ पे जो बांग्लादेश उस समय भारत का ही अंग था और बांग्लादेश की राजधानी आप जानते हो ढाका है, तो वहाँ का मलमल जो बनता था, सूती वस्त्र और मलमल जिसको कहते हैं, तो वो इतना मुलायम हुआ करता था कि अंगूठी में से, जो अंगूठी होती है आपकी, उसमें से पूरा का पूरा थान निकाला जा सकता था। तो ये कथन किसने कहा, तो याद रखना टर्वेनियर ने ये कथन कहा था। इसके अलावा ये कथन बुकानन का भी है, तो उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये बुकानन का भी एक कथन है। बुकानन ने क्या कहा, भारत के लिए सूती वस्त्र उद्योग अतीत का गौरव, वर्तमान का संकट और सदैव की आशा रहा। तो आप ध्यान रखना, हम क्या कहते हैं कि जो अतीत की चीज़ हो जाती है, क्योंकि पहले भारत का उद्योग बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो अतीत में हमको इससे गौरव मिला। वर्तमान में क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के कारण भारत का बहुत ज़्यादा क्या हो गया, पतन हो गया, संकट में चला गया, इस उद्योग को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया, तो वर्तमान का संकट है। और सदैव की आशा, सदैव क्या रहेगा, आशा की किरण रहेगा, क्योंकि भारतीय जनसंख्या बहुत विशाल मात्रा में, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और यहाँ के लोग बाग कपड़ा तो पहनेंगे ही, तो उस अनुसार बहुत सारी जो खपत है वो हमारे देश में ही हो जाती है। और आधुनिक वस्त्र का उद्योग का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो वो कोलकाता से हुआ था, फोर्ट ग्लास्टर से। लेकिन ये वाला जो कारखाना खोला गया था, ये क्या हो गया, विफल हो गया। फिर जो सफल कारखाने की बात हम करते हैं, वो करते हैं 1854 में प्रथम जो कारखाना खोला गया या सफल खोला गया, वो किसने खोला, तो वो आप ध्यान रखना 1854 ईस्वी में भारतीय सूती वस्त्र की जो मिल लगी थी, वो आपके लगी थी मुंबई में। और ये किसके द्वारा लगाई गई थी, तो ये आप याद रखना कि ये कवास जी डाबर के द्वारा लगाई गई थी, कवास जी डाबर के द्वारा लगाई गई थी और ये सफल रही, ठीक है। इन्होंने स्थापित की थी 1854 में और इसने 1856 में क्या कर दिया था, उत्पादन चालू कर दिया था। तो ये सन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे जो पूछ लिया जाएगा वो ये पूछ लिया जाएगा कि भारतीय सूती वस्त्र की प्रथम मील कहाँ लगाई गई, तो मुंबई में, ठीक है। और मुंबई को आप ध्यान रखना कि जो मुंबई है उसे हम सूती वस्त्र की राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है कि आप जानते हो मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ कपास, काली मृदा के कारण कपास भी बहुत अच्छी होती है और इस वजह से वहाँ पे हमको सूती वस्त्र के उद्योग भी देखने को मिलते हैं। तो सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं, मुंबई को ही कहते हैं। और मुंबई में ही कवासजी डाबर के द्वारा कपास, अब जैसे आप ऐसे याद रखो कि सूती वस्त्र कहीं से बनते, तो आप जानते हो सूती वस्त्र बनते हैं कपास से, तो कपास से ही मिलता जुलता नाम क्या हो गया, कवास, ठीक है। आप गौर फरमाओ दोनों को, कपास और कपास से ही क्या हो गया, कवास। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि प्रथम मील किसने स्थापित की, तो कपास की जगह कवास जी डाबर के द्वारा स्थापित की गई। सन याद रहे, ठीक है, नहीं भी रहे तो भी काम चल जाएगा, ऐसा कोई है नहीं कि आपसे पूछे ही। फिर एक और विशेष बात है, तो वो भी अगर आपसे पूछ ले बाई चांस कि कभी कथन वाले में दे दे, वैसे नहीं देगा। 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत में कितनी मीलें थी, तो ध्यान रखना 417 मीलें, 417 मीलें। मुझे कैसे याद है, आपको भी याद करा देते हैं। देखो कोई कठिन नहीं है, सारा का सारा यहीं लिखा हुआ है हमारे पास। देखो ये लिखा हुआ 4, ये लिखा हुआ 7, ये लिखा हुआ 1, तो इनको बस जमाने का थोड़ा सा क्रम आप अगर ध्यान रखोगे तो आपको भी आसानी से याद हो जाएगी कि 1947 ईस्वी में कितनी मीलें थी, तो 417 मीलें थी। तो इस तरह से आप आसानी के साथ इसको याद रख सकते हो। कुछ और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र, और वैसे जो इसकी राजधानी मुंबई, उसको हम क्या कहते हैं, सूती वस्त्र की राजधानी भी कहते हैं। सूती धागा निर्माण का केंद्र, तो यहाँ हम वस्त्र बना रहे हैं, लेकिन अगर धागे निर्माण की बात करें तो उसमें जो कोयम्बटूर है जो तमिलनाडु में, वो प्रथम स्थान पे। या ये प्रश्न आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कौन सा है, तो भी आप कोयम्बटूर तमिलनाडु कर देना। फिर है भारत में पूर्व का बोस्टन, क्योंकि जो यूरोप का जो बोस्टन शहर है, ठीक है, जो यूएसए का, अमेरिका का जो बोस्टन शहर है, वो सूती वस्त्र में नंबर 1 है, तो पूर्व का बोस्टन कह दे तो याद रखना अहमदाबाद। इसी तरह से आ जाए पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं,
मैनचेस्टर, तो वो भी आप लिख देना अहमदाबाद, मैनचेस्टर, क्योंकि जो यूरोप के अंदर जो सूती वस्त्र में प्रथम स्थान रखता है वो रखता है मैनचेस्टर। तो यहाँ पे जो प्रथम स्थान रखता है भारत के अंदर, तो उसको हम कहते हैं पूर्व का बोस्टन। आप पूर्व का क्यों करें, क्योंकि जो हम बात करें तो ये हमारे, अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए पश्चिम में, तो यूएसए पश्चिम में, तो यहाँ का बोस्टन ये हो गया, यहाँ इतना ज़्यादा निर्माण हो रहा है। इसी तरह से भारत का ये अहमदाबाद है पश्चिम भाग में, लेकिन अगर हम बात करें तो ये है पूर्वी गोलार्ध में, तो उस हिसाब से ये कह रहा है कि पूर्व का बोस्टन है। इसी तरह से यहाँ पर मैनचेस्टर है, लेकिन ये यूरोप के अंदर है मैनचेस्टर, और हम भारत की बात करें तो भारत का मैनचेस्टर यानी सबसे ज़्यादा जो सूती वस्त्र वो कहाँ बन रहा है, आपके अहमदाबाद में बन रहा है। अहमदाबाद में काफ़ी सारी मीलें लगी हुई, उस हिसाब से हम इसको क्या कहते हैं, बोस्टन या मैनचेस्टर कहते हैं। तो इतनी बातें इसको आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं कागज़ उद्योग की। तो कागज़ उद्योग पे क्या प्रश्न बनेगा, कागज़ उद्योग पे कच्चा माल कहाँ से मिलता है, तो देखो कृषि और पेड़ों के अपशिष्ट होते हैं और उनसे हम क्या बनाते हैं, लुगदी। उनको हम पानी में गला देते हैं, सड़ा देते हैं, उससे लुगदी बनती है और उससे फिर क्या बनता है, कागज़ बनता है। लेकिन भारत में 70% जो कागज़ है वो गन्ने की खोई यानी गन्ने का जो कचरा होता है उससे बनाया जाता है। फिर आधुनिक स्वरूप का जो प्रथम कारखाना बना था वो कहाँ लगाया गया था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है प्रथम कारखाना कहाँ लगाया था। तो याद रखना, कागज़ जैसे ही हम हाथ में लेते हैं तो कागज़ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, श्री राम। ठीक है, आपने देखा होगा हम कोई भी नया पेपर होता है तो कुछ भी काम कर रहे हैं तो पहले क्या लिखेंगे, श्री राम लिखेंगे, श्री गणेशाय नमः लिखेंगे। तो आप तो ऐसे याद रखो, श्री राम लिखते हैं तो कागज़ पे श्री राम लिखते हैं। या नया पेन लिया तो क्या लिखा, श्री राम लिखा। तो श्री राम से आपको याद आ जाएगा श्री रामपुर में लगाया गया था। श्री रामपुर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल याद आ जाएगा। फिर है पहली भारतीय मिल कहाँ खोली गई, तो मिल आ जाए तो आप याद रखना लखनऊ में खोली गई थी। इसके अलावा दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे। तो यहाँ से हमारे क्या प्रश्न बनता है वो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाता है, अखबारी कागज़ का केंद्र, और ये पूछा भी गया है, मोस्ट है, याद रख लेना, अखबारी कागज़ का केंद्र। अखबारी कागज़ हमको कहाँ से मिलता है, तो याद रखना नेपा नगर से। ठीक है, और नेपा नगर कहाँ है, तो एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। इसी तरह से प्रश्न आ जाता है आपके कि नोट छापने के कागज़ का कारखाना, नोट छापने के कागज़ का कारखाना ये कहाँ है, तो याद रखना होशंगाबाद। जब नोट कमाते हैं ना या नोट छापने लगे, हमको होश आ जाएगा जब भी छापते हैं, तो नोट छापने का, नहीं तो हम उड़ाने में लगे रहते हैं। तो नोट छापने का कागज़ कहाँ है, तो नोट छापने से नोटों को देख के क्या जाते हैं, होश में आ जाते हैं, या गुम हो जाए तो होश में आ जाते हैं। होशंगाबाद, और ये होशंगाबाद कहाँ है, तो भैया ये भी मेरा प्रिय यानी एमपी। ठीक है, तो इस तरह से ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अखबारी कागज़ आ जाए तो नेपा नगर में, और नोट छापने का कागज़ आ जाए तो होशंगाबाद में बनाया जाता है। ये दोनों के दोनों आपके कहाँ हैं, ये दोनों के दोनों आपके मध्य प्रदेश में। तो ये आपको कागज़ उद्योग से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, छोटा सा एक चीनी उद्योग भी है तो उसकी भी हम चर्चा यहीं पे कर लेते हैं। चीनी उद्योग आप जानते हो, चीनी का जो उद्योग है ये भी एक कृषि आधारित उद्योग है, दूसरा प्रमुख उद्योग है हमारा। दूसरा, क्योंकि प्रथम जो है वो कौन सा है, प्रथम तो आपके सूती वस्त्र उद्योग है, और दूसरा जो प्रमुख उद्योग है कौन सा, कृषि आधारित, यानी कृषि पे जो डिपेंड है। क्योंकि कच्चा माल हमको कहाँ से मिलेगा, इसका कच्चा माल क्या हो जाएगा, तो चीनी का कच्चा माल आपके हो जाएगा गन्ना। तो जो गन्ना वाले क्षेत्र है वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रथम राज्य की बात करें चीनी उत्पादन में, तो प्रथम जो राज्य है वो है अभी महाराष्ट्र। ठीक है, और अगर द्वितीय राज्य की या दूसरे राज्य की बात करें तो वो है आपके यूपी। तो ज़्यादातर यही पूछ लिया जाता है कि प्रथम स्थान किसका है, तो महाराष्ट्र का है, और द्वितीय स्थान यूपी का है। तो इस तरह से ही हमने उद्योगों के बारे में चर्चा की। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वैसे ये बहुत कठिन सा टॉपिक है, लेकिन मैंने बहुत सारे नोट्स वगैरह देख करके मेहनत करके आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट बनाने का पूरा प्रयास किया है, ताकि आपको अब कुछ नहीं देखना पड़े, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब का ट्रिक भी बताने का प्रयास किया है। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई अगर आपको कहीं याद नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइए। ओके, थैंक यू।